अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद अवाब। मैं हूं आपका मेज़बान अवाब चौधरी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले तो कर दिए, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि अमेरिका खुद इसी जंग से अब बाहर निकलना चाहता है। इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पर, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं दफाई तजिया कार सनान विक साहब। सनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी, जी, बहुत मेहरबानी जी, आपने सलमान लाइन साहब, पे सबसे लिया। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह देखते हैं मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है इसको। आखिर आने वाले दिनों में हमें ये कशीदगी किस हद तक बढ़ती नजर आती है। जी, जिस तरह हालिया जो अभी कशीदगी चल रही है मुल्कों के दरमियान ईरान इसराइल वॉर जो है या अमेरिका की जो मुदाखलत है या जो अमेरिका की गेम चल रही है, इसके मुताबिक ये जो कशीदगी है ये खत्म होती नजर नहीं आ रही। बल्कि जो ये वॉर है ये एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पे या आप कोल्ड वॉर के तौर के तर्ज के ऊपर ये कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, मगर ये है कि ये स्लो डाउन हो जाएगी। जिस तरह इस खित्ते के अंदर पहले कोल्ड वॉर हो चुकी है जिसको हम प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं, उस तरह के तर्ज के ऊपर ये भी बढ़ेगी। ये भी बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरह देखा जाए तो सनान साहब, मुझे ये बताइएगा, जो आबनाए हरमुज़ ईरान ने बंद की है उसके जो असरात हैं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारे ममालिक से दरख्वास्तें करते नजर आते हैं कि जंगबंदी को लेके भी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान ने जो शराइत रखी हैं उस आबनाए हरमुज़ से जो बैड़ी बेड़े गुजरेंगे, उनको उन शराइत में से एक ऐसी शराइत भी है कि जो डॉलर्स में वो पे नहीं करेंगे, वो चाइनीज करेंसी में पे करेंगे ईरान को, तो तभी उनको इजाजत मिलेगी वहां से गुजरने की। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं अमेरिका के। जी देखिए, अमेरिका जो है वो जज्बात के अंदर आते हुए हमेशा अपने फैसले करता है। वो इस टाइम दुनिया के अंदर या ग्लोब में वर्ल्ड पे अगर देखा जाए तो इस टाइम जो रजीम है या जिसको आप वर्ल्ड ऑर्डर कहते हो या आप कह लें कि सुपर पावर्स के जो तर्ज पे पावर्स हैं वो चेंज हो रही है। अमेरिका जो है वो पहले सुपर पावर तो था, मगर चाइना ने अपने बढ़ती हुई पावर के साथ ये चीज एस्टेब्लिश कर दी है कि वो इमर्जिंग सुपर पावर नहीं सिर्फ अब बल्कि सुपर पावर बनने के काबिल हो चुका हुआ है। तो अब जो ये अमेरिका ने गेम स्टार्ट की थी जो कि टैरिफ वॉर से स्टार्ट हुई थी, जब वो अमेरिका का जो मौजूदा प्रेसिडेंट जब उसने अपना मनसब संभाला तो उसने कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू किए। जब उसने कंट्रीज पर टैरिफ लगाने शुरू किए तो उसने चाइना या दूसरी जो कंट्रीज थी उनको खास तौर पर टारगेट किया। तो फिर इन कंट्रीज ने भी अपनी ऑप्शंस को यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या करते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं वो मौका नहीं छोड़ती, जब उनको मौका मिलता है तो वो अपना असर रसूख अपने इस खिते में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करती है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो चाइना और जो ईरान है ये नेक्सिस करीब पड़ता है। चाइना और ईरान का आपस में पुराने ताल्लुकात भी इस खिते के अंदर मौजूद है। जिस तरह जो जो चीज आप चाइना अमेरिका को सबूताज करने के लिए कर सकता होगा कि वो करेगा। इसीलिए जो उन्होंने जो करेंसी डिवैल्यूएशन की या जो ईरान जो है मामला जो चाइनीज उसके अंदर करेंसी के अंदर लेके जा रहा है, तो ये तो चीज स्टैब्लिश है कि अब अमेरिका के खिलाफ जो नेक्सिस है वो तेज होता जा रहा है। और अमेरिका को भी ये समझ आनी चाहिए कि उन्होंने 1980s के अंदर 90s में इस तरह की पहले एक अटेम्प्ट कर चुके हैं और ईरान को इस तरह फतह नहीं किया जा सकता, ईरान को इस तरह गिराया नहीं जा सकता। ज्योग्राफिकली वो ऐसे पहाड़ी सिलसिलों में और ऐसे एक कुदरती तहफुज के अंदर मुल्क घिरा हुआ है कि उसको आप इतनी जल्दी जो है फतह नहीं कर पा सकते। और अमेरिका को ये भी चीज समझ होनी चाहिए कि ज्योग्राफिकली जो लोकेशन है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अमेरिका 2002 के अंदर वॉर ऑन टेरर का सहारा लेके इस खिते के अंदर आया। अफगानिस्तान में उसने 20 साल के करीब जो है तहजीब कारी की, मगर आखिर में उसको शिकस्त खा के जाना पड़ा। तो अमेरिका भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि हर चीज पावर की बेस के ऊपर नहीं की जाती, स्ट्रेटेजी की बेस के ऊपर की जाती है। जी जिस जी, तरह ठीक है उन्होंने सर, टैरिफ लेकिन लगाया, इसमें उन्होंने अपना इसमें एक चीज ऐड करूंगा। चाइना के साथ जो सर सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वीटो को धमकी दी है एक बयान में, तो उसको आप कैसे देखते हैं। उनको टैरिफ की धमकियां दी और ये भी कहा कि अगर हमारा साथ नहीं दिया तो नतायज बहुत बुरे होंगे आपके लिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप। देखें जी, वो एक मुहावरा है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
और जो है ये चीज उसको समझनी चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है आप ऐलानात किया करें। हर एक के पास हमेशा सेकंड ऑप्शन मौजूद होती है। चाइना जो है वो अपना सुख दूसरी कंट्रीज के अंदर जो है वो बड़ा हद तक आगे लेके जा चुका है वो। और अमेरिका अभी अगर पिछले कुछ 20-25 साल का आप अगर अमेरिका मुवाजना करें तो अमेरिका को हर जगह जो है वो शिकस्त खानी पड़ी है। अभी भी ट्रम्प का एक बयान आया कि जिसमें उनके पेट्रोलियम डिवीजन वालों ने कहा कीमतें जो बढ़ रही हैं या आलू मंडी की भी कल के स्टैट्स हैं कि बढ़ी हैं। इसके बाद जो है ट्रम्प के बयान आना कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद है, डॉलर्स में ट्रेड होती है, वो सिर्फ अपने आप को जो है तसल्ली देने के लिए इस तरह की जो चीजें करते हैं। अब जानवरीक अमेरिका जो साहब, है डोनाल्ड अपना ट्रंप का ये दुनिया भी में बयान था कि जो पेट्रोल है की उस कीमतों में आप गुमान भी नहीं कर हो रहा सकते है किस बल्कि हद तक कमी आएगी, तो वो दूसरी तरफ तो ये भी कहते नजर आते हैं। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। सुनान साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जी दूसरी तरफ हमें ये कहते भी नजर आते हैं कि उनके ऐसे बयान भी आए हैं कि पेट्रोल की कीमत में इतनी कमी हो जाएगी कि दुनिया गुमान भी नहीं कर सकती। तो ऐसा कौन सा फार्मूला ट्रंप के पास है? जी ट्रम्प जो है इस टाइम अपने सिर्फ काम ख्यालियों के अंदर है। और ट्रम्प जो है अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए और साइंटिफिकली देखा जाए ऐसा बिल्कुल भी दूर दराज तक पॉसिबल नहीं। अब चूंकि वो एक जंग छेड़ चुका है और इससे वो पीछे नहीं हट सकता, तो अब वो सिर्फ एक जो दुनिया में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है या जिसको आप मीडिया वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें इस तरह के बयान दे के अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है या अपने जो अपने आप की जो रुसवाई है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसलिए वो ये मीडिया वॉरफेयर का जो है अपना सहारा लेके इन चीजों को कम करने की कोशिश कर रहा है। सनान साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक और चीज़ ये बताइएगा कि जो नेतन्याहू की हलाकत की जो खबरें सामने आ रही हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है? और दूसरी तरफ तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस बात का आज़म किया है कि हम जब तक नेतन्याहू को हलाक नहीं करेंगे तो तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी ईरान को भी अपनी कैपेसिटी का पता है कि अभी वो इस लेंथ तक शायद उस तरह नहीं जा सकते। और दूसरा ये जो एक एआई वॉरफेयर स्टार्ट हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर स्टार्ट, जिस तरह उन्होंने एआई अपनी वीडियो तस्वीरें बना के ईरान के पासरा इंकलाब वालों के लीडरान के जो तस्वीरें जारी की, जो फेक जारी की, इसी तरह ही उन्हीं की भी नेतन्याहू के भी एक जारी की गई है। हालांकि ये कहा गया कि नेतन्याहू एक सेफ स्कूल पे, अभी तक इसकी मुस्तकदा इतलात जो है, ऑथेंटिक न्यूज जो है, अभी तक कोई इस तरह की नहीं आ सकी। और बज़ाहिर जो कोई तस्वीरें या कोई वीडियोस हैं वो टोटली एआई जनरेटेड है। ये एक सिर्फ अपना मीडिया के ऊपर अपने जो है अपनी फतह को या अपने उनके फॉलोअर्स उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये जो है बातें हो रही है। मगर अभी तक इस तरह की ना कोई ऑथेंटिक इतलात ईरान की तरफ से आई है कि उन्होंने इस चीज को क्लेम किया हो ऑफिशियल सतह के ऊपर, और ना ही जो है इसको इसराइल ने ऑफिशियल सतह पे इस चीज को एक्सेप्ट किया अभी तक। ठीक है सनान साहब, आपका पॉइंट आ गया। सनान साहब, मुझे ये बताइएगा, आज ईरान ने फिर दुबई के ऊपर मिसाइल दागे हैं और कुछ ऑयल टैंकर्स थे जहाँ पे ये मिसाइल लगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ईरान की ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है कि जो जबकि उसने जो अपने आसपास के ममालिक थे जहाँ अमेरिकन अड्डे थे उनको निशाना बनाया, ताकि उस ईरान को पता था कि इतनी दूर तक तो वो मार नहीं कर सकता। तो क्या यही वजह है, यही जो प्लानिंग है जो ईरान को इस वक्त फतह के करीब लेती जा रही है? देखिए जी अभी फतह तो हम उस तरह इस टाइम अभी नहीं कह सकते, मगर ईरान को थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकन अड्डे जो कि उनके लिए शायद इस्तेमाल होते रहे, उनके अगेंस्ट इस्तेमाल होते रहे, उन पे तो वो जरूर करें। अगर वो अपनी मुस्लिम कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी को उनकी जो उसको ब्रीच मत करें। अब जिस तरह आप फॉर नो रीजन अगर एक के में बेशक अगर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर अमरीकी अड्डे, और अगर आप पे अटैक नहीं हो और आप हर तरफ ही अपनी इस तरह के महाज खोल के अटैक करने शुरू कर दो, तो फिर आपको डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी, आपको सफारती सतह के ऊपर भी, आपको इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी सपोर्ट उस तरह की नहीं मिलेगी। और ये आपकी एक फेल स्ट्रेटेजी नजर आती है कि जब आपने वॉर जब आप करते हो तो आपने हर पहलू को देखना होता है, अपने डिप्लोमेटिक अपनी एंगेजमेंट्स को देखना होता है। आप इस तरह तो नहीं है कि आप सबको ही नाराज करके बैठ जाओगे। आप देखेंगे अब कोई भी इस टाइम मुस्लिम कंट्री जो है उस तरह ईरान की
स्पोर्ट के अंदर नहीं आ रही। आपने हर जगह ही विदाउट उनसे डिप्लोमेटिकली इंगेज किए बगैर ही आपने वहां पे अमेरिकी अड्डों पे अटैक करने शुरू कर दिया। आपने दुबई की में देखे, आपने जो उनके जितने भी 7 कंट्रीज हैं मुस्लिम ममालिक है, वहां पे उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। हालांकि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी ये कहते हैं, वॉर नॉर्म्स भी ये कहते हैं, पहले आप डिप्लोमेटिकली अगर आप किसी और कंट्री जिनके साथ आपकी डायरेक्ट फाइट नहीं है, आप उनको पहले एंगेज करें, आप उनसे ठीक है सनान डिप्लोमेटिकली साहब, एंगेज लेकिन हो दूसरी तरफ हैं, हम उसके बात। बाद फिर आप अटैक करें, तो ये उनकी एक फेल स्ट्रेटेजी है। ठीक है। इसमें उनको डिप्लोमेटिकली भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और ये एक वॉर जो है, अनअटेंडेड वॉर, अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है इनकी तरफ से, वो विदाउट कंक्लूजन जो है इनके हक में नहीं जाएगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सनान साहब, लेकिन दूसरी तरफ जो देखा जाए तो ईरानी जो वजीर खारजा है उन्होंने उर्दू में लिखा है अपने ट्विटर पे कि पाकिस्तान का हम शुक्रगुजार करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की आवाम का, जिस तरह यकजहती के साथ हमारे साथ खड़ी हुई है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ हम देखा जाए तो हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या इस बयान के बाद पाकिस्तान पे क्या असरात हो सकते हैं? देखिए जी, हमने पिछले साल भी, उन्होंने 1.5 साल पहले भी, तकरीबन 1.5 ईयर्स पहले भी उन्होंने एक इस तरह की एंगेजमेंट हमारी उनके साथ हुई थी। और जो इसराइल ने जब पहले उनके ऊपर अटैक किया था, तो हमने उनको बैक एंड, उन्होंने तब भी हमारा बड़ा शुक्रिया अदा किया था। और अभी भी उनका इस तरह का ये बात करना जो है, फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक बड़े स्मूथ जा रहे हैं, इवन 9 मई की इंडिया वॉर के बाद भी। मगर उनका इस मौके के ऊपर ये कहना कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी खुल के उस तरह शायद उनकी जो है जी, हमने बहुत हमायत का डिप्लोमेटिक ऐलान नहीं तरीके किया, से ये उनके लिए मजम्मत की कोई जरूर चीज की नहीं थी, थी। लेकिन मगर बीइंग मुस्लिम ये जो पावर दैट मैटर्स हैं, वो बिल्कुल ईरान के साथ जरूर होंगे। मगर अभी इस तरह का बयान कहना वो दोनों तरफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इस टाइम जो ट्रम्प है वो बिल्कुल एक अनकंट्रोल एक अनकंट्रोल्ड एक वॉर हेड बना हुआ है, वो जो कि हर तरफ, जिसको सिर्फ ये है कि हमने किसी तरह जो है ईरान को कैप्चर करना है, या ग्रेटर इस्राइल प्लान है वो भी पीछे चल रहा है। तो इस लिहाज में अभी फिलहाल इस तरह के बयान कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट। सर, क्या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस चीज़ का गुमान नहीं था, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था? उन्होंने यही समझा कि जैसे वेनेजुएला में मैंने जो कार्रवाई की है तो मैं ईरान में भी ऐसी रजीम चेंज कर दूंगा और ये सारी चीज़ें कर दूंगा, लेकिन उनको क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी मोसाद की जानिब से। तो देखा जाए तो जो जो वाशिंगटन में लोग हैं, इक़्तिदार में लोग हैं, वो भी ये कहते नजर आते हैं कि जो ईरान है, वो जो इसराइल है, जो वो 40 साल से ईरान पर हमला करना चाह रहा था, लेकिन अब तक उसको ऐसा लीडर नहीं मिला था ट्रंप जैसा। तो पागल आदमी का भी उन्होंने ना लफ्ज़ यूज़ किया ट्रंप के लिए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ट्रंप कितनी मुश्किलात में और आगे जाते नजर आते हैं आपको? अब देखें जी कि अब, और ये एक सर्वे भी मैं कहीं पे देख रहा था, पढ़ रहा था कि ये कहा गया कि ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर कमी दी जा रही है। ट्रम्प जो है वो बगैर सोचे समझे जो है फैसले करता है। इवन वहाँ के जो पेंटागन है, वहाँ के जो इंटेलिजेंस है, उनके तकरीबन मेरे ख्याल में जो ये एक रिपोर्ट आई थी कि 40 के करीब लोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं कि वहाँ पे रजीम चेंज पॉसिबल नहीं है। मगर ट्रम्प फिर भी बज़िद था। अभी भी ट्रम्प जो है, जो सुप्रीम लीडर है जो अभी नॉमिनेट किया गया है, उसको भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वो कहता है कि जी हमारी मर्जी का सुप्रीम लीडर आएगा, हमारी मर्जी का जो वो यहाँ पे कंट्रोल होगा तो अभी हम मानेंगे। अभी भी वो रजीम चेंज का ज़हन में लिए बैठा हुआ है। ये इसी तरह ही है कि जब 20 साल वो अफगानिस्तान में रहे और ये समझते थे कि हम अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेंगे, मगर एट द एंड उनको वहां से शिकस्त खा के निकलना पड़ा। और वहां पे उनको इवन, बल्कि उनको निकल भी नहीं पा रहे थे कि उनको पाकिस्तान ने जो है इसमें हेल्प आउट किया था। जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि हेल्प अस टू गेट इवैक्यूएटेड फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो ये जो ट्रम्प की एक तो पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, और ये रजीम चेंज जो है पॉसिबल नहीं। इवन 40 के करीब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रम्प को दी जा चुकी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि वहां पे रजीम चेंज पॉसिबल नहीं नहीं है। है। ठीक है सर, आपका पॉइंट है कि, लेकिन सर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किम जोंग साहब है जो कि इसराइल की जो डिफेंस सिस्टम है वो तो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह वो फ्लॉप हो चुका है, जितने मिसाइल ईरान ने दाग दिए हैं, तो उसको सेव करने के लिए ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि साउथ कोरिया से ये जो डिफेंस सिस्टम उठा के इसराइल
शिफ्ट किया गया है अमेरिका के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। तो उसी दौरान साउथ कोरिया और अमेरिका की नेवी की जो है मशकें चल रही थी, जहां पे किम जोंग योंग ने 10 से 15 मिसाइल दागे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जंग किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? जी, एक सेल्फ डिफेंस का ये हो सकता है, मगर ये जो जंग है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जाहिर बात है, ये क्लोज तो होगी, ये ज्यादा प्रोलॉन्ग तो नहीं होगी, मगर ये जो जंग है ये एक प्रॉक्सी वॉर के करीब, यानी कहीं से थोड़ा सा अटैक आ गया, कभी कहीं दूसरी तरफ से अटैक आ गया, क्योंकि अब फेस सेविंग भी चाहिए। अब ये चीज तो उनको पता लग चुकी हुई है कि वो ईरान को उस तरह कैप्चर नहीं कर सकते, मगर उनको एक अब फेस सेविंग चाहिए। कहीं ना कहीं तो ये चीज उनके ज़हन में बैठ चुकी होगी। वो डिप्लोमेटिक बैकडोर एंगेजमेंट भी कर रहे होंगे, और जिस पर डिफरेंट कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे। साउथ कोरिया हो सकती है, इवन वो पाकिस्तान को करेंगे। जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब भी गए, और वो डिफरेंट एंगेजमेंट्स चल रही हैं, साल से की कोशिशें हो रही हैं। अब ये चीज उनको भी समझ आ चुकी है, कैप्चर तो वो कर नहीं सकते, और कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई प्रॉक्सी वॉर जो है उसका तो कहीं ना कहीं ये लोग उसकी तरफ तो जरूर जाएंगे। तो ये जो वॉर है, ये मुझे ये फुल फ्लैश वॉर तो नहीं के तौर पर जाती हुई नजर आ रही है, एक प्रॉक्सी वॉर की तरफ कन्वर्ट होती नजर आ ठीक है रही है। सर, आपका पॉइंट आ गया। सर दूसरी तरफ अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है और मजीद खर्चा और इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें अपने आसपास के ममालिक की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो बांग्लादेश की बात करूँ तो 4 रुपये उधर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, श्रीलंका में 5 रुपये हुआ है, जबकि अफगानिस्तान में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ और भारत में भी 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। तो इतना बड़ा इजाफा पाकिस्तान में क्यों हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, वो एक शेर है, कोई सेइंग है कि जी हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। देखिए, हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस को इस चीज की समझने की जरूरत है कि नो डाउट इस टाइम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, वो बेहतरीन नीयत से, अच्छी नीयत से जो है मुल्क चलाने की कोशिश कर रही है, मगर एक जो चीज लैग करती है वो ये पॉलिसी मेकर्स की लैग करती है, कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं, या जिनको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। देखें, जिस मुल्क के अंदर सिस्टम ऐसा हो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर, या जिसने इंजीनियरिंग की हो, या जिसने मेडिकल फील्ड पढ़ी हो, वो सीएसएस करता है या करती है, तो करने के बाद उसको जब ऑडिट एंड अकाउंट्स का महकमा मिल जाएगा, तो वो क्या चलाएगा कि जिसका ना कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, ना जिसका अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड है, तो वो क्या पॉलिसी मेकिंग करेगा, वो क्या चीज ड्रॉ करेगा, वो क्या बनाने की कोशिश करेगा कि जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर सके। तो जब एक एमबीबीएस डॉक्टर सीएसएस करने के बाद, जिसका कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स में आ जाता है, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाता है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट को करना शुरू कर देता है, तो वो चीजों को ना रेट कर पाता है, ना कैलकुलेट कर पाता है, ना उनकी सही पॉलिसी मेकिंग में अपनी कोई कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते। तो ये जो हम इस टाइम ब्यूरोक्रेसी की जो नाअहली है, या ब्यूरोक्रेसी के जो मिसकैलकुलेशंस है, उसका खमियाजा हमेशा भुगत रहे। हम वक्त से पहले जो है हर चीज को मिस रीड कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, और उसका मलबा भी सियासतदानों पे आता है, और वो फिर अपनी सियासत बचाने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की नीयत बिल्कुल ठीक है, मगर ये ठीक जो है, एक हमारा ठीक है सर, आपका ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट आ स्ट्रक्चर गया। जिसकी इधर मैंने इधर आइडेंटिफिकेशन बात की है। करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सर, तो तरीके इंसाफ को कुछ रिलीफ भी मिला है अदालत की जानिब से, उनके वकला और उनकी फैमिली मेंबर्स को इजाज़त दी गई है मुलाकात के लिए बानी पीटीआई के साथ। तो दूसरी तरफ आज सुहेल अफरीदी साहब ने फिर ये बात की है कि जब रमज़ान का महीना था, हमारी जो स्ट्रीट मूवमेंट थी, हमने खुद उसको रोके रखा है, लेकिन जैसे ही ईद गुजरेगी तो हम ये सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट कर देंगे, और तब तक स्टार्ट रखेंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहाई नहीं मिलती। तो उसमें एक उन्होंने फोर्स भी ऐड की है, इमरान रिहाई पार्टी, इमरान रिहाई फोर्स, तो जिसका नाम रखा है उन्होंने। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बाद जो सियासी दर्जा हरारत है पाकिस्तान में, वो मजीद तेज होता नजर आता है। देखिए जी, सियासी दर्जा हरारत शायद उस तरह मजीद तेज तो ना, क्योंकि अभी तक हमने ये चीज देख चुके हैं कि पीटीआई के जो सपोर्ट है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कहीं ना कहीं कम जरूर हुई है, और उसका हमने देखा कि इन्होंने कितने बार ऐलानात किए, कितनी बार इन्होंने धरने के ऐलानात किए, मगर उस तरह अवाम नहीं है। अगर आई भी तो बहुत जल्द वो डिस्पर्स होती रही, या वो
उस तरह इन्होंने इनके आते नहीं, क्योंकि इन लोगों की जो इंटरनल जो इनकी जो पॉलिटिक्स है, इंटर पार्टी जो पॉलिटिक्स इनकी है, वो इनको बहुत ज्यादा डैमेज कर चुकी है। ये कोई तहरीक कामयाब नहीं होती। जिस तरह हम देखते हैं जब अलीमा खान कोई बात करती है तो दूसरी तरफ से किसी और लीडर का अलीमा खान के अगेंस्ट बयान आ जाता है, कभी शेर अफजल मरवत कोई बात कर देता है, कभी जो है उनका कोई सुहेल अफरीदी बात कर देता है, कभी उनका अलीमा खान बात कर देती है। अगर कोई करना चाहता है तो कभी कोई लीड नहीं कर पाता। जिस तरह इनका पिछला सीएम के पी के था अलीमीन गंडापुर, उसके कितने बयानात मौजूद हैं। वो कोई तहरीक जो है हर कोई एक होके तो चल नहीं रहा, एक ही अपनी अपनी डिवीजन है, अपनी अपनी लाइंस है। तो मेरे नहीं ख्याल में कि ईद के बाद को दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ेगा, शायद इनकी अपनी पार्टी के अंदर दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि देखें कि जी अभी हाल ही में अलीमीन गंडापुर ने जो अलीमा खान के बारे में कहा, शेर अब्दुल मरवत ने अलीमा खान साहबा के बारे में जो कहा, तो उससे ये चीज वाज़ेह है कि ये कोई तहरीक अब उस तरह चलाने के काबिलीन को, क्योंकि इनका अपना इंटरनली डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका हो। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम से आपके साथ मुलाकात होगी एक नए अनुमान के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।